जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के अभी की सबसे बड़ी खबर की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे बीएनपी की एक तरफा जीत में उड़े जमात के अरमान। तारिक रहमान का पीएम बनना तय। 35 साल बाद बांग्लादेश को मिलेगा पुरुष प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी तारिक रहमान को दी बधाई। ये तो बड़ी खबरें हैं ही दोस्तों, लेकिन उससे भी बड़ी खबर, चौंकाने वाली जो मेन खबर आपको बताने वाले हैं वो ये है दोस्तों कि जहां पर बांग्लादेश में जीता कट्टरपंथी जमात, वो इलाका बन गया भारत के लिए सिर दर्द। जी हाँ, चिकन नेक चैलेंज भारत के लिए और भी गंभीर हो गया है दोस्तों। भारत से सटे बॉर्डर इलाकों में जीत गई जमात इस्लामी अब भारत के लिए क्या क्या रहने वाली है टेंशन की बात, क्या क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं। और वहीं जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को काटने तक की धमकी दे रहा था नेता, वो भी पंप पर वोटिंग के साथ में बड़ी बढ़त के साथ में जीत मिली है दोस्तों। आखिर कौन सी सीट से वो जीता है और क्या होने वाला है अब इसका। लेकिन वहीं उससे भी बड़ी चौंकाने वाली खबर दोस्तों, तारिक रहमान के जीत के बाद जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको किया विश, बताएंगे भारत को लेकर तारिक रहमान के कैसे रहने वाले हैं संबंध। और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ने तारिक रहमान को बधाई देते हुए भारत के साथ ही रिश्ते सुधारने की बात क्यों कही। और जैसे ही दोस्तों तारिक रहमान ने कहा कि भारत के साथ होंगे रिश्ते अच्छे, वैसे ही एक्टिव हो गया चाइना, सीधा जाकर कूद गया मैदान में। उससे भी बड़ा सवाल का जिक्र करेंगे दोस्तों कि अब तारिक रहमान की जीत के बाद, बीएनपी की जीत के बाद शेख हसीना का भविष्य क्या होगा। क्या तारिक रहमान भारत से करेंगे तकरार या फिर अवामी लीग के लिए खोलेंगे द्वार, करेंगे इस पर बात। वहीं आपको बताएंगे खामेनेई को अब मादुरो वाली धमकी दे दी है डोनाल्ड ट्रंप ने। अमेरिका ने ईरान भेजा वेनेजुएला वाला महाविनाशक। आसपास के पड़ोसी देशों में मच गई हलचल दोस्तों। अब हर किसी की नजर बांग्लादेश से सीधा ईरान पर दिखाई दे रहा है। रातों रात कुछ भी बड़ा हो सकता है। बड़ी जानकारियां विस्तार से बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत के संप्रभुता अखंडता का पुरजोर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां बांग्लादेश में मतगणना जारी है। रुझानों की शुरुआत से ही बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बढ़त बनाए हुए है। कट्टरपंथी विपक्षी जमात इस्लामी को तगड़ा से तगड़ा झटका लगा है। बड़ी बात तो यह है कि बीएनपी चेयरमैन तारिक रहमान ने ढाका 17 और बोगरा 6 दोनों सीटों को जीत लिया है दोस्तों। दोनों सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। बीएनपी करीब 210 सीटें अब तक जीत चुकी है, वही जमात को महज 70 सीटों पर जीत मिली। अब बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना लगभग नहीं बल्कि श्योरिटी के साथ तय हो गया है। बांग्लादेश के अबदस्त प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद पहली बार आम चुनाव करवाए गए हैं। इस चुनाव में तारिक अनवर की अगुवाई वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी ने 2/3 बहुमत के साथ बड़ी जीत दर्ज की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी तारिक अनवर को जीत की बधाई दी है। उनकी बधाई से खुश बीएनपी ने चुनाव को मान्यता देने के लिए भारत को शुक्रिया कहा। बीएनपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को शुक्रवार को धन्यवाद देते हुए उम्मीद जताई कि नई सरकार के कार्यकाल में दोनों देशों के संबंध मजबूत होंगे। भारतीय प्रधानमंत्री के इस कदम का बीएनपी ने स्वागत किया है दोस्तों। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि इस जीत ने रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश की जनता के भरोसे को दर्शाया है। मोदी जी ने कहा कि भारत लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के प्रति अपना समर्थन जारी रखेगा। मैं आपके साथ मिलकर हमारे बहुआयामी संबंधों को मजबूत करने और हमारे साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हूँ। वहीं बीएनपी के चुनाव मामलों की कोऑर्डिनेशन कमेटी ने चीफ नजरुल इस्लाम खान ने कहा कि हम अपनी पार्टी की तरफ से उन्हें यानी पीएम मोदी को धन्यवाद देते हैं। हमें विश्वास है कि हमारे नेता तारिक रहमान के नेतृत्व में इन दोनों देशों और दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध मजबूत होंगे। बीएनपी नेता ने आगे कहा कि यह अच्छी बात है कि एक लोकतांत्रिक देश को लोगों के फैसले को स्वीकार करना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा किया है। ऐसे में पीएम मोदी का बीएनपी को बधाई संकेत देना भारत बांग्लादेश के रिश्तों में संभावित बदलाव का संकेत देता है। शेख हसीना के सत्ता से हटाए जाने के बाद से ही भारत ने बीएनपी के साथ संपर्क बनाए रखा है। इसके पहले दिसंबर में खालिदा जिया के निधन के बाद भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी ढाका गए थे। इस दौरान उन्होंने तारिक रहमान से मुलाकात भी की थी और पीएम मोदी का शोक संदेश दिया था। बीएनपी के सत्ता में आने के बाद भारत और बांग्लादेश के संबंधों में जमी बर्फ पिघलने की उम्मीद जताई जा रही है दोस्तों। लेकिन वहीं आपको बता दें, उधर तारिक रहमान को बांग्लादेशी एक्सपर्ट ने सलाह दे दी, कह दिया अमेरिका चीन से पहले भारत से रिश्ता सुधारे बांग्लादेश। जी हां, बांग्लादेश के एनालिस्ट तस्फीर हुसैन जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है, उन्होंने तारिक रहमान को भारत से संबंध सुधारने की सलाह दी है। दरअसल रशिया के चैनल आरटी के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने ऐसा कह दिया। उनसे पूछा गया था कि बांग्लादेश की अगली सरकार के लिए चीन और अमेरिका के बीच बैलेंस बनाना कितना जरूरी है। इस सवाल का जवाब देते हुए तस्फीर हुसैन ने कहा कि बांग्लादेश में जो भी सत्ता में आए उसे ये समझना होगा कि अमेरिका और
चीन के बीच बैलेंस बनाने से पहले उनको भारत के साथ अच्छे और दोस्ताना रिश्ते मजबूत रखने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि जो भी सत्ता में आए उन्हें यह समझना होगा कि बांग्लादेश जहां मौजूद है उसकी जियोपॉलिटिकल स्थिति काफी संवेदनशील है, इसीलिए जो भी सत्ता में आए उसको अमेरिका चीन के बीच बैलेंस बनाने से पहले भारत से दोस्ताना और उत्पादक संबंध बनाना चाहिए, यही हित में होगा। वहीं दोस्तों आगे आपको बताएंगे कि कैसे बीएनपी के ऐलान के बाद तुरंत एक्टिव हो गया चाइना। जैसे ही चाइना ने सुना कि भारत के साथ बीएनपी के रिश्ते अच्छे होंगे, तुरंत चीन उसमें मैदान में कूद आया। दोस्तों वो खबर आपको आगे बताएंगे, फिलहाल आपको बता दें सबसे बड़ी खबर। चौंका देने वाली जानकारी यह है दोस्तों कि भारत से सटे बॉर्डर इलाकों में जमात इस्लामी जीत चुका है। चिकन नेक चैलेंज को और बढ़ा दिया है दोस्तों इसने। कट्टरपंथी जमात भारत के लिए बन गया सिरदर्द। दरअसल बांग्लादेश में जमात इस्लामी ने पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे कई इलाकों में मजबूत प्रदर्शन किया। ये बढ़त भले ही सरकार बनाने के लिए काफी ना हो, लेकिन सीमा के पास उसका मजबूत होना भारत के लिए नई चिंता पैदा कर रहा है। बीएनपी को सिलहट, चटगांव और मैमन सिंह जैसे बड़े और व्यावसायिक इलाकों में भारी समर्थन मिला। ये क्षेत्र शहरों, व्यापार और विदेश से आने वाले पैसे के लिए जाने जाते हैं। वही जमात को जिन इलाकों में सफलता मिली है वे ज्यादातर ग्रामीण और सीमा के पास के जिले हैं। सतखीरा, कुश्ती या खुलना क्षेत्र के कुछ हिस्से और रंगपुर ऐसे इलाके हैं जो पश्चिम बंगाल, असम और सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब हैं। यह पूरा इलाका एक तरह से भारत की सीमा से जुड़ा लंबा बेल्ट बनाता है। भारत की सुरक्षा एजेंसियों के आकलन के मुताबिक ये सिर्फ शहरों का वोट नहीं है, बल्कि गांवों, मस्जिदों और मदरसों के नेटवर्क से जुड़ा समर्थन है। ऐसे नेटवर्क धीरे धीरे असर बढ़ाते हैं। दोस्तों एजेंसियों का कहना है कि सीमा के पास के जिलों में अगर जमात का स्थानीय असर बढ़ता है तो वहां रहने वाले अल्पसंख्यकों पर दबाव बढ़ सकता है। जमीन विवाद, डर का माहौल और धीरे धीरे पलायन जैसी स्थिति बन सकती है। अगर छोटी संख्या में भी लोग सीमा पार आते हैं तो इससे भारत के सीमावर्ती जिलों में सामाजिक तनाव बढ़ सकता है। पहले चर्चा ज्यादा संख्या में अवैध तरीके से सीमा पार करने वालों की हुआ करती थी। अब एजेंसियों का कहना है कि खतरा अलग तरह का हो सकता है। कम संख्या में ऐसे लोग आ सकते हैं जिनके पास खास मकसद हो, जैसे पहुंचाना, कट्टर विचार फैलाना या सोशल मीडिया के जरिए प्रचार करवाना। जानकारी के अनुसार जमात सीधे तौर पर कोई बड़ा हमला करने की बात नहीं करेगी, लेकिन माहौल ऐसा बन सकता है जिसमें कट्टर सोच को जगह मिले। शुक्रवार के भाषण, मदरसों की पढ़ाई, सोशल मीडिया और सीमा पार शादियों के जरिए असर धीरे धीरे फैल सकता है। नतीजे आने के बाद जमात इस्लामी ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए। पार्टी ने कहा कि कई सीटों पर उनके उम्मीदवार बहुत कम अंतर से हारे और नतीजों में गड़बड़ी दिखी। उन्होंने ये भी कहा कि मतदान का पूरा आंकड़ा सार्वजनिक नहीं किया गया और प्रशासन का रुख एक बड़े दल की ओर झुका हुआ लगा। हालांकि उन्होंने मतदाताओं का धन्यवाद भी दिया। वाकई में दोस्तों इस खबर ने सबको चौंका कर रख दिया कि भारत के लिए अब चिकन नेक चैलेंज और ज्यादा बढ़ गया है। जमात को इन दो अहम डिवीजन में उल्लेखनीय बढ़त मिली है। पहला है रंगपुर डिवीजन, दूसरा है खुलना डिवीजन। ये दोनों इलाके भारत की सीमा से सटे हैं। रंगपुर उस इलाके के पास है जिसे भारत में चिकन नेक कहा जाता है, यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर वही पतली सी जमीन की पट्टी है दोस्तों जो उत्तर पूर्व के 7 राज्यों को बाकी भारत से जोड़ती है, जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं। और खुलना जो है वो पश्चिम बंगाल के 24 परगना से सटा हुआ है। इन दोनों डिवीजन के बीच मौजूद राजशाही डिवीजन में भी जमात का कई सीटों पर जीत मिली है। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल से सटे बांग्लादेश के उत्तर से दक्षिण इलाके में जमात का दबदबा नजर आया है। और जमात इस्लामी पार्टी हमेशा से भारत की विरोधी रही है दोस्तों। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बॉर्डर इलाके में ये कैसे कैसे अपने रंग दिखाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दे, बड़े सवाल आए थे इस नेता को लेकर कि जिसने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को काटने की धमकी दी थी उसका क्या हुआ। तो आपको बता दे उसको भी बांग्लादेश के चुनाव में बड़ी जीत मिली है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को अलग थलग करने की धमकी देने वाले बांग्लादेशी नेता ने संसदीय चुनाव में बड़ी जीत हासिल की। बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी के नेता हसनत अब्दुल्ला ने कोमिला 4 संसदीय सीट जीत ली है। गुरुवार को हुए राष्ट्रीय चुनाव में अब्दुल्ला ने 1,60,000 से ज्यादा वोट हासिल किए। उन्होंने बीएनपी से समर्थित उम्मीदवार एमडी जशीम उद्दीन को 1,10,000 के वोटों के अंतर से हराया। जशीम उद्दीन ने वोटिंग में धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए चुनाव का बहिष्कार कर दिया था। दोस्तों दिसंबर 2025 में भारत के खिलाफ दिए गए एक भड़काऊ बयान देकर अब्दुल्ला ने विवाद खड़ा कर दिया था। अब्दुल्ला ने पूर्वोत्तर में स्थित भारत के 7 राज्यों को अलग थलग करने की धमकी दे डाली। इसके अलावा उन्होंने भारत विरोधी तत्वों को पनाह देने की भी बात कही। ढाका में एक रैली को संबोधित करते हुए अब्दुल्ला ने धमकी दी है कि बांग्लादेश भारत विरोधी ताकतों को पनाह दे सकता है। अब्दुल्ला ने कहा कि मैं भारत को साफ संदेश देना चाहता हूं, साफ साफ कहना चाहता हूं कि अगर बांग्लादेश की संप्रभुता या अधिकारों को कमजोर किया गया तो वो जवाब देगा। उसने आगे कहा कि अगर बांग्लादेश को अस्थिर किया गया तो विरोध की आग उसकी सीमाओं से आगे फैल जाएगी। अब्दुल्ला की टिप्पणियों का भारत में तीखा विरोध हुआ था। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा तक ने इन टिप्पणियों को खतरनाक बताया था और कहा कि भारत चुप नहीं बैठेगा तेरे जवाब के बाद। तो भारत विरोधी पार्टियों का ये रहा हाल दोस्तों, एक बॉर्डर पर आकर बैठ गया और
4-1 की जीत हो गई है। अब देखना ये होगा ये लोग कैसे व्यवहार करते हैं भारत के साथ। हालांकि मेन स्ट्रीम में बीएनपी के तारिक रहमान पूर्ण रूपी जीत चुके हैं दोस्तों, और बस प्रधानमंत्री बनने की शपथ लेनी बाकी है। वहीं आपको बता दें भारत के साथ रिश्ते मजबूत होंगे। बीएनपी के इस ऐलान के बाद तुरंत एक्टिव हो गया चाइना। क्या कहा बता दें, पीएम मोदी से चल रही बांग्लादेश की बातचीत के बीच चीन भी लपक पड़ा। शुक्रवार को विदेश मंत्रालय से जारी किए गए बयान में चीन ने बांग्लादेश के साथ व्यापक रणनीतिक सहयोग साझेदारी के स्थिर विकास को बनाए रखने के लिए सहयोग करने की तत्परता जाहिर की है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि बीजिंग ढाका के साथ सहयोग को और मजबूत करने और द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने के लिए तैयार है। अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों जो आपके मन में उठ रहा है वो ये है कि अब बीएनपी के जीतने के बाद, तारिक रहमान के पीएम बनने के बाद शेख हसीना का क्या होगा, शेख हसीना के भविष्य का क्या होगा। क्या भारत अब उनको चुपचाप बांग्लादेश वापस विदा कर देगा या फिर वो भारत में ही रहेंगी। क्या तारिक रहमान भारत के साथ करेंगे तकरार या फिर अवामी लीग के लिए खोल देंगे बांग्लादेश का द्वार। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जरूरी सवाल की बात करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है, बांग्लादेश के हुए चुनाव को लेकर अवामी लीग और खास करके शेख हसीना ने दिखावा और मजाक करार दिया। शेख हसीना अब दिल्ली में निर्वासन झेल रही है। उनकी पार्टी को चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं दी गई थी। वहीं तारिक रहमान और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी करीब 20 सालों बाद सरकार बना रहे हैं। पहले शेख हसीना ढाका से सरकार चलाती थी और तारिक रहमान लंदन से उनको देखते थे, और अब इसका उल्टा हुआ है। लंदन की जगह नई दिल्ली ने ले ली। बांग्लादेश के नेता लगातार शेख हसीना की प्रत्यर्पण की मांग करते रहे हैं, लेकिन उन्हें ढाका भेजा जाएगा इसकी कोई संभावना नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों, शेख हसीना के करीबी सर्किल से पता चला है कि बड़े नेताओं में भविष्य को लेकर बेचैनी तो दिख रही है। उन्हें फिलहाल आगे का रास्ता अब नजर नहीं आ रहा। अंतरिम सरकार जब तक थी, यूनुस की सरकार, तब तक शेख हसीना को उम्मीदें पूरी थी कि चुनाव होने वाला है, लेकिन उनकी पार्टी पर बैन लगाने के बाद वो उम्मीद भी खत्म होगी और अब तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं बची। उनके सामने बड़ा सवाल इस बात को लेकर भी है कि वो भारत में कब तक रहेंगी। शेख हसीना नई दिल्ली में सरकार के संरक्षण में है, लेकिन उनके आसपास के लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। अवामी लीग के बड़े नेता जो अगस्त 2024 के बाद से भागकर भारत आए थे, उनके बीच अपने भविष्य को लेकर बात होती रहती है। उनमें बेचैनी और निराशा साफ तौर पर दिखाई दे रही है। शेख हसीना नई दिल्ली में रहती है और कभी कभार बयान जारी करती है। इसके अलावा कभी कभी उन्हें दिल्ली के लोधी गार्डन में टहलते देखा गया है। उन्होंने पिछले महीने एक भाषण में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के खिलाफ अपने लोगों को आवाज उठाने को कहा था, जिसने ढाका को परेशान कर दिया था। ढाका में सरकार चलाने वाले शेख हसीना को लेकर चैन से क्यों नहीं रह पाते, इस चुनाव में उसका जवाब मिल गया। अब सवाल यह है कि शेख हसीना का भविष्य क्या होगा। आपको बता दें, शेख हसीना को ढाका स्थित ट्रिब्यूनल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। यह कुछ ऐसा ही है जैसे तारिक रहमान को लंदन में रहने के दौरान उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। तारिक रहमान 17 सालों के बाद देश लौटे हैं और अब उनकी सरकार शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर सकती है। अगर तारिक रहमान प्रत्यर्पण की मांग पर अड़े रहे तो भारत से संबंध खराब ही होते रहेंगे। ये बात भी तय है दोस्तों। मीडिया से बात करते हुए पिछले दिनों जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट एसडी मुनीन ने कहा था कि भारत किसी भी हाल में शेख हसीना को बांग्लादेश को नहीं सौंपेगा और सौंपना भी नहीं चाहिए। लेकिन बांग्लादेशी अधिकारियों ने बार बार भारत बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि के तहत शेख हसीना की वापसी की आधिकारिक मांग की है। इसके अलावा बीएनपी नेताओं ने भी बार बार दिल्ली से उनको सौंपने की मांग की है। बीएनपी के सीनियर नेताओं ने इस मामले को कानूनी जिम्मेदारी और संप्रभुता का मुद्दा बताया है और कहा है कि दोनों देशों के रिश्तों को शेख हसीना से आगे ले जाने की आवश्यकता है। ऐसे में तारिक रहमान को तय करना है कि शेख हसीना को लेकर उन्हें भारत से लड़ते रहना है या फिर समझौते का रास्ता बनाते हुए संबंधों को सामान्य करना है। क्योंकि एक चीज और तय है दोस्तों, अगर भारत के साथ ऐसे ही लड़ते रहे तारिक रहमान तो बांग्लादेश बर्बाद हो जाएगा, फिर उसको बर्बादी से कोई नहीं रोक पाएगा। जी हाँ, बहरहाल इस मुद्दे पर आपकी निजी राय क्या है दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या अब शेख हसीना को वापस भेज देना चाहिए अपने भारत को या बिल्कुल भी नहीं। जो भी आपकी राय हो जरूर बताइएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां क्या खामेनेई को मिली मादुरो वाली धमकी, अमेरिका ने ईरान भेजा वेनेजुएला वाला महाविनाशक। ट्रम्प का क्या है नया दाव, बता दे ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने बहुत बड़ा सैन्य कदम उठा लिया है। दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को कैरेबियन सागर से मध्य पूर्व की ओर रवाना होने के आदेश दिए गए हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात तो यह है कि ये वही एयरक्राफ्ट कैरियर है जो अभी तक वेनेजुएला के पास तैनात था। जी हाँ, वेनेजुएला पर हमला करने और निकोलस मादुरो को गिरफ्तार
करने से पहले ट्रंप ने इसे कैरिबियन में तैनात किया था। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई पर विचार कर रहे हैं और इसी दबाव की रणनीति के तहत यह फैसला लिया गया है। इस कदम के बाद मिडिल ईस्ट में अब अमेरिका के 2 विमान वाहक पोत तैनात हो जाएंगे। इससे पहले यूएसएस अब्राहम लिंकन और उसके साथ 3 गाइडेड मिसाइल विध्वंसक जहाज 2 हफ्ते पहले ही क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। 2 बड़े कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की मौजूदगी से अमेरिका की सैन्य ताकत और दबाव दोनों बढ़ेंगे। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को अक्टूबर में भूमध्य सागर से हटाकर कैरिबियन क्षेत्र में भेजा गया था। उस समय प्रशासन ने पश्चिमी गोलार्ध में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाई थी। अब अचानक इसे मध्य पूर्व भेजने का फैसला दिखाता है कि ईरान को लेकर अमेरिका की चिंता गंभीर हो गई है। दोस्तों, वहीं ड्रैगन की धरती पर मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप अप्रैल में शी जिनपिंग से होगी मुलाकात। क्या बदलेगा अमेरिका चीन का खेल? बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अप्रैल 2026 में चीन की यात्रा की पुष्टि कर दी है। ट्रंप ने कहा है कि वो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक समिट के लिए अप्रैल में चीन जाएंगे। इसके साथ ही प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ इस साल के आखिर में अमेरिका आने की उम्मीद है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि हाँ, मैं अप्रैल में राष्ट्रपति शी से मिलने जाऊंगा। मैं इसका इंतजार कर रहा हूं। वो साल के आखिर में यहाँ आ रहे हैं और मुझे इसका काफी इंतजार है। ट्रंप ने बीजिंग के साथ अमेरिका के संबंधों को स्थिर बताया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नहीं, चीन के साथ हमारे संबंध अभी बहुत अच्छे हैं। राष्ट्रपति शी के साथ मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं। ट्रंप ने अप्रैल के दौरे की जगह या एजेंडा के बारे में अधिक जानकारी नहीं दी। उन्होंने ये भी नहीं बताया है कि शी का अमेरिका दौरा कब होगा। बस इतना कहा है कि इस साल के आखिर में होगा। आपको बता दें कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति और शी जिनपिंग ने फोन पर बातचीत की थी, जिसकी जानकारी अमेरिकी प्रेसिडेंट ने दी। ट्रंप के मुताबिक ये बातचीत लंबी और गहन रही और इसमें व्यापार, सैन्य सहयोग, चीन की उनकी प्रस्तावित अप्रैल यात्रा, ताइवान, रशिया, यूक्रेन युद्ध, ईरान की स्थिति और दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग जैसे विषय शामिल रहे। वहीं दोस्तों, ये थी कि सारी बड़ी जानकारी। आपको खबर कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। लगे हाथों वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।